बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त सेंट्रल एशिया में आज़रबाईजान आर्मीनिया कशीदगी उरूज पर है। 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े होने की सूरत में आज़रबाईजान और आर्मीनिया वजूद में आया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर करहबाग नामी इलाका है। इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दहाई में खूनरेज जंगें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक डिस्प्यूट इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा है और आर्मीनिया को मकबूजा फौज कहा गया, मगर आर्मीनिया कब्जा नहीं छोड़ रहा। इस वक्त जंग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक के 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें फौजी और शहरी शामिल हैं। इससे पहले दोनों ममालिक जंग बंदी पर इतफाक कर चुके, मगर अमन मुज़ाकरात तक नहीं पहुंच सके। टर्की और रूस इस मामले में एक दूसरे के हरीफ हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस मामले में क्या है और उसका मफाद क्या हो सकता है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। इस हफ्ते का आगाज जब हुआ तो आलमी मीडिया में एक खबर बहुत गर्म थी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का आगाज हो गया। यकीनन जंग कोई अच्छा अमल नहीं होता, लेकिन आलमी सियासत में जंगें बहरहाल होती आई हैं और होती रहेंगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाख का तनाज़ा मौजूद है, जिसकी तारीख 25 साल पुरानी है। आर्मीनियाई मसीहियों और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों का आगाज 1980 में हुआ था। आज़रबाईजान कैस्पियन सी के किनारे मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान तेल की दौलत से माला माल मुल्क है। यहाँ तुर्क नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत है। 1991 में जब रूस से आज़ादी मिली तो पाकिस्तान, तुर्की, अमरीका और ईरान वो पहले ममालिक थे जिन्होंने इसको तस्लीम किया। नागोर्नो काराबाग अलमी सतह पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्वुर किया जाता है, लेकिन 1994 से आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के जेर तसल्लुत है। नागोर्नो काराबाग की इंतजामिया के मुताबिक हालिया झड़पों में अब तक 100 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। रूस ने फरीकैन को फौरी तौर पर जंग बंदी के लिए कहा है, जबकि तुर्की का कहना है कि वो आज़रबाईजान की हिमायत करेगा। खबर ये भी सामने आई है कि आर्मीनियाई वजारत दिफा के मुताबिक तुर्की के एक F-16 तैयारे ने आर्मीनियाई फजाइया का Su-25 मार गिराया है, जबकि तुर्क तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने अपने कुछ इलाकों में मार्शल लॉ का नफाज भी कर दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान में की गई गोलाबारी की मजम्मत करता है और आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम में वैसे तो खित्ते के बारे में मालूमात बहुत वाजिबी सी हैं, लेकिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में आज़रबाईजान इज नॉट अलोन 50,000 के साथ शामिल रहा। पाकिस्तान आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला तुर्की के बाद दूसरा मुल्क था, जबकि आर्मीनिया को पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। जंग अभी तक न सिर्फ जारी है बल्कि इसकी शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे तमाम मेहमान आज इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इब्न हसन नय्यरुद्दीन साहब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोफेसर नौशीन वसी ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर इब्न हसन साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो डिस्प्यूट चल रहा है आज़रबाईजान और आर्मीनिया का, हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन के जब टुकड़े हुए थे तो फिर ये भी आज़ाद हो गया था, लेकिन ये डिस्प्यूट तकरीबन 80 से चला आ रहा है। तनाज़ा बेसिकली है क्या? जी, सबसे पहले शुक्रिया, आप लोगों ने एक बहुत ही अहम इशू पे बर वक्त पाकिस्तान की रायनामा को एड्रेस किया है। देखिए, ये इशू का ताल्लुक जौन सा है, ये दुरुस्त कहा आपने 80s से है। 80s में जब यहाँ दो मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं, दो मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, एक मुसलमान कौम है और एक ईसाई कौम है। 80s में जब रशिया जो है वो अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रहा था और तमाम उसके जो ज़ेर असर स्टेट्स थी और रियासतें थी और इलाके थे वो देख रहे थे कि अगले चंद सालों में रशिया टूट जाएगा, तो उस वक्त ही एक हालांकि इसको ईसाई कम्युनिटी कहती है आज़ादी की जंग, कि उन्होंने अपने आप को आज़रबाईजान, क्योंकि ये जो एरिया है ये पहले आज़रबाईजान के अंडर था, वो आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन ये आज़रबाईजान का इलाका बनता था, तो इन्होंने एक आज़ादी की जंग का आगाज़ 80s में ही कर दिया था। उसके बाद जब इनको आर्मेनिया की सपोर्ट हासिल हुई तो इन्होंने तकरीबन कामयाब हो गए अपने आप को आज़रबाईजान के इक़्तिदार और आज़रबाईजान की जो है वो बालादस्ती और उसके कंट्रोल से निकालने में। तो असल ये जो प्रॉब्लम है ये एक टेरिटरी का प्रॉब्लम है कि आर्मेनिया की वहाँ जो अक्सरियत है वो आज़रबाईजान के साथ नहीं रहना चाहते,
वो आर्मीनिया के साथ रहना चाहते हैं। 80s में जब इसमें फिर वहाँ एक पार्लियामेंट बनी, डिफेक्टो गवर्नमेंट बनी और वहाँ उन्होंने एक डिफेक्टो रियासत का जो ऐलान किया, तो उन लोगों ने भी आर्मीनिया के साथ जो है वो इलाहाक का फ़ैसला किया। तो बेसिकली ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसको डिफरेंट औकात में डिफरेंट, मसलन फिर एक अज़रबैजान ने एक जंग स्टार्ट कर दी जिसको कराबाग की आज़ादी की जंग कहा जाता है। उसमें फिर रिलीजियस एस्पेक्ट को भी शामिल किया गया और रिसेंटली भी अभी जो बातें आपके मीडिया में और सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं वो भी इसको एक रिलीजियस डिस्प्यूट के तौर पे शुरू करने की बात हो रही है। लेकिन असल ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसके ऊपर दो फ्रीक हैं, आर्मीनिया और अज़रबैजान। और जो लोकल अवाम है, जो लोकल पॉपुलेशन है वो क्योंकि अक्सरियत ईसाई पॉपुलेशन है और आर्मीनिया के लोग जो हैं क्योंकि मसीह हैं, तो वहाँ एक इस तरह के एक और अफसाना भी या एक हकीकत में अब उसके ऊपर माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं कि जिस दौरान ये जो इलाका है अज़रबैजान के ज़ेरे कंट्रोल रहा है तो उस वक्त वहाँ ईसाइयों की एक नस्ल खुशी भी की गई है। सो उस नस्ल खुशी को भी जवाज़ बनाकर एक जंग आज़ादी की कोशिश या उन्होंने जो ईसाइयों ने इस इलाके में की और उसके बाद इस इलाके को जो है वो आज़ाद करवाने में, या आप कह लें कि वो एक डिफेक्टो स्टेट कायम करने में कामयाब हो गए। तब से अज़रबैजान क्लेम कर रहा है कि ये इलाका हमारा है, इसे हमें वापस किया जाए, जबकि आर्मीनिया कहता है कि नहीं, ये एक जो है ये एक आर्मीनिया का इलाका है और आर्मीनिया इसके साथ खड़ा है। तो असल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये है इसका इलाकाई उन्वान से। ठीक है नय्यरुद्दीन साहब, आप भी यही समझते हैं कि असल जो है ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा माजी की बात अगर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये 2500 साल से जो है मकामी बाशिंदे यहाँ पर आबादी, यानी क़बल अज़ मसीह से की बात अगर हम कर लें तो इसका मतलब है ये कि कई सदियों से मुसलमान और मसीह ताकतें यहाँ पर इस इलाके के को जो मुतनाज़ा बनाया गया है, इसका ये भी एंगल है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है बल्कि एथनिक डिस्प्यूट भी है और इसी वजह से ज्यादा शिद्दत आई और कुछ यहाँ पर चंद हजार लोगों की 2-3 दफा ना नस्ल कुशी भी हुई है। तो इसलिए जो बैटल्स हैं वो बहुत ड्रॉन है। और दूसरी तरफ जब यहाँ पे लेट 80s में उन्होंने रेफरेंडम कराया तो एक कम्युनिटी या एक एथनिसिटी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया और दूसरी एथनिसिटी ने ये कहा कि जी ये अब हम रेफरेंडम करा के तो मतलब आज़ाद हैं। और इसके ऊपर सूरत हाल ये है कि अज़रबैजान जो है वो पूरा अपना हक मनाता है कि ये नगोर्नो काराबाग जो है ये हमारा एरिया है और इस चीज़ के जहाँ तक कानूनी पहलू हैं वो ये हैं कि ठीक है इस वक्त यहाँ पे एक तरह से इन लोगों ने अपना कंट्रोल रखा हुआ है और अज़रबैजान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनकी हुकूमत को ये जो जिन लोगों ने रेफरेंडम करके आज़ादी ली हुई है इनको दुनिया नहीं मानती, किसी ने इनको मतलब जिसे कहते हैं ना तस्लीम नहीं किया। तो डी फैक्टो तो ये एक तरह से हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन डी जोरो जो है वो अज़रबैजान का ही कब्जा है। ठीक है नौशीन साहिबा, वैसे तो 80s 90s से खूनरेज़ी जंगें हो चुकी हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन, लेकिन 2016 के बाद से इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल नज़र आ रही है। बिल्कुल और ये डेडलियस्ट भी है, बिल्कुल आपने शाजिया ठीक कहा। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपके जो सवाल आपने इब्न हसन साहब से किया और नैयर साहब ने भी कहा, तो एक तो राय हमारे सामने ये आई है कि ये टेरिटोरियल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है और इसके रिलीजियस शेड से तो इनकार किया गया था शुरू में भी। एक्चुअली जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉलोनियल पॉलिसीज का आप नतीजा कह सकते हैं, क्योंकि जोसेफ स्टालिन को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। जो आर्मीनिया मेजॉरिटी टेरिटरी थी वो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एरिया बनाकर और फिर अज़रबैजान को दी, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी। जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ना शुरू हुई जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, और उससे पहले भी 1920s के बाद से हम ये देखते हैं कि ये बार बार क्लेम किया जा रहा था कि सोवियत आज़री टेरिटरी से लेके इसको सोवियत आर्मीनिया को दिया जाए, लेकिन सोवियत यूनियन ने तो इस हवाले से कोई काम नहीं किया था। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है, और फिर देखिए 2016 में भी चंद दिन ये रही जंग, वो खत्म हो गई थी। जितनी बार कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ कुछ दिनों में वो खत्म हो जाता है। अब अहम मसला ये है कि पॉपुलेशन तो आर्मीनिया की है, और आप देखिए कि दुनिया में जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन
की पॉलिसीज रही हैं उसके हवाले से देखा जाए तो वो एथनिक पॉपुलेशन आर्मीनिया के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन है वो आज़रबाईजान का क्लेम एक्सेप्ट करती है टेरिटरी पर। और फिर मजे की बात ये है, आप इसमें देखिए एक अहम बात ये है कि आर्मीनिया खुद जो इंडिपेंडेंट सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस स्टेटस है, आर्टसाख इन्होंने अपनी एक रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख इंडिपेंडेंस बनाई हुई है। आर्मीनिया का जो सेसेशनिस्ट ग्रुप है और उसने नगोर्नो काराबाग में, आर्मीनिया खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करता इंडिपेंडेंस स्टेट। हालांकि आर्मीनिया की सपोर्ट है मुस्तकिल, और आज़र इस वक्त जो क्लैशेस हुए दोनों साइड, कभी तो ये क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन सामने नहीं आई है, दोनों साइड ब्लेम गेम एक दूसरे पर डाल रही है, इससे शुरू किया गया है ये अटैक दूसरी साइड से। मगर अहम बात यह है कि आज़रबाईजान भी इस स्टेटस को से अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अच्छा, इसलिए भी यूनाइटेड नेशंस की 3 तो एक्टिव रेजोल्यूशन है इस पर, तो आज़रबाईजान की टेरिटरी डिक्लेयर करती है नगोर्नो काराबाग को। फिर आप देखिए कि एक मिन्स ग्रुप है जिसको चेयर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और रशिया। वो उसकी जो चेयर के अंदर नेगोशिएशंस तो बहुत हुए हैं, बट दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एनी पीस ट्रीटी बिटवीन द टू स्टेट्स। ये तो एक डायमेंशन है कॉन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकली। एक डायमेंशन ये है कि इसमें रीजनल राइवलरीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है आर्मीनिया, रशिया की पोजीशन बड़ी कॉशियस है क्योंकि आज़रबाईजान को भी वो सपोर्ट करता है, लेकिन एक्टिवली वो आर्मीनिया के साथ है क्योंकि रशिया की मिलिट्री बेस आर्मीनिया में भी है, वहाँ पे बेस भी है, रशिया का बेस भी है आर्मीनिया में। जी, तो रशिया का बेस है। फिर वो दोनों को वेपन्स भी हमने मुख्तलिफ फेजेस में देखा है कि उसकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी आज़रबाईजान के साथ है, आर्मीनिया के साथ है, वो वेपन सप्लाई भी देता है। अच्छा, आज़रबाईजान को टर्की सपोर्ट कर रहा है रीजन में बहुत एक्टिवली, और ईरान आर्मीनिया की पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है। एक तीसरा एंगल ये है कि ये रीजन एनर्जी सप्लाई के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं। अब अभी तक अच्छा तो ये रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि अगर वो शामिल हो जाते हैं तो डायनामिक्स बहुत चेंज होंगे। तो जो आपने बात की कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा हमें प्रिकेरियस सिचुएशन है, और जिस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, मुझे ये खदशा है कि कुछ क्रिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, मैं जिसका सब रीजनल डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, रीजनल जो है ये पॉलिटिक्स इसमें इंटरफेयर कर सकती है। इब्ने हसन साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आज़रबाईजान को अगर हम देखते हैं तो एक तरफ रशिया है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, ईरान है, कैस्पियन सी है, दिफाई और जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है आज़रबाईजान। जी बिल्कुल, इस उन्वान से बहुत अहमियत है इसकी, और प्रोफेसर नौशीन वसी साहब ने एक पॉइंट इसमें वो पुट आउट किया तो मैं उसमें ऐड कर दूं। देखिए, ईरान की पोजीशन जो है, उन्होंने कहा कि ईरान उसमें आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है और टर्की आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया भी। दुरुस्त है, रशिया की बात अभी तक जो खुल के कंट्री जिसने दुनिया में अभी इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री की साइड ली है या किसी के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया है और उसके साथ खड़ा होने का बाकायदा ऐलान किया है, वो सिर्फ टर्की है। बाकी तमाम कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो मिन्स्क ग्रुप के जो तीनों को वो चेयर करते हैं, को चेयरमैन हैं, मसलन अमेरिका, फ्रांस या रशिया, या उसके अलावा जो रीजनल पावर्स हैं, या उसके अलावा जो यूरोपियन सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब इदारों ने, इवन कल रात सलामती कौंसिल ने, इन सब इदारों ने और रीजनल पावर्स ने इस वक्त तक इस इशू पे जो है वो डायलॉग्स को और पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए इस मैटर को, यानी आप कह सकते हैं कि अभी उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। ईरान के इस पे 2 रोल हैं। एक है कि जो 4 साल की जंग आज़ादी रही है ना, इसमें कराबाग और नगोर्नो के एरिया में, इस 4 साल की जंग आज़ादी में उस वक्त ईरान जो है वो आज़रबाईजान के साथ था। अच्छा। न सिर्फ ये कि आज़रबाईजान के साथ खड़ा था, बल्कि उन्होंने अपने जो हैं वो फ़ौजी एडवाइज़र भी वहाँ भेजे थे, और ईरानियन फ़ौजी एडवाइज़र्स को बाकायदा जो है वो उस वक्त के आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट थे
हैदर अलीयोफ, उसकी तरफ से जो है वो अवार्ड्स भी दिए गए। सो इस पे जो स्टांस है वो रीजनल पावर्स का बड़ा वाज़िया था, लेकिन जब बिश्केक प्रोटोकॉल के तहत उस वक्त की जंग आज़ादी या जो इनकी टेंशन हो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे आज़रबाईजान और आर्मेनिया के, जब वो बिश्केक प्रोटोकॉल के ज़रिए एक दफ़ा सारी चीज़ें सीज़ फायर हो गया और कुछ चीज़ों पे तय हो गया कि जो ये मिन्स्क ग्रुप है ये इस पे वर्कआउट करेगा और इसकी वर्किंग के मुताबिक जो भी डिसीजन आएगा सब लोग उसको कबूल करेंगे। तो उसके बाद पहली दफ़ा सीज़ फायर को तोड़ा गया, वो जैसे प्रोफेसर साहिबा ने फरमाया, वो 2016 में। 2016 में फिर एक जो है वो 13-14 रोज़ा जंग हुई थी दोनों के माबैन। जी, 14 रोज़ा एक जंग हुई थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। सो इसमें रीजनल पावर्स के रोल को आप दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं। एक ये है कि जो मसलन 90s के अवाइल में जो जंग हुई थी कराबाग की आज़ादी के लिए आज़रबाईजान ने जिसको कराबाग की आज़ादी की जंग का नाम दिया था, एक उस वक्त का रोल है रीजनल पावर्स का और एक उसके बाद के सारे जितने जो 2 या 3 अशरे गुजरे हैं उसका। अच्छा, आपने जो सवाल किया उस उन्वान से एक पॉइंट जो है वो मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करूँ। देखिए, ये ईरान के लिए और ख़ुसूसन जो हैं जो ख़ित्ते के दीगर इलाके हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस जंग का या इस कन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकलता है। देखिए, कल भी सफ़ीर से हमारी बात हो रही थी, आज़रबाईजान के जो तेहरान में सफ़ीर तैनात हैं, वो कह रहे थे कि हम इस इशू पे और इससे पहले भी खुल के इसराइल से मदद ले रहे हैं और लेते भी रहेंगे। कुछ मीडिया के ज़राए ने यह भी कहा है कि इसराइल ने बाकायदा इस जंग में जो है, इससे पहले भी आज़रबाईजान के साथ उसकी अच्छी कोऑपरेशन थी, मिलिट्री कोऑपरेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और बाकी चीज़ें थी। कल उन्होंने बाकायदा कुछ जो है वो वेपन्स और इस तरह की और ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी जो वार में यूज़ होती है उसकी उन्वान से भी हेल्प की है। सो इस उन्वान से ईरान के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो गया है। देखिए, ईरान और इसराइल जो हैं वो एक महाज पे नहीं, चंद महाज पे बैक वक्त लड़ रहे हैं। तो इस उन्वान से फिर उनके लिए कि उनका दुश्मन उनके बॉर्डर पे उनके साथ आकर बैठ जाए और इससे पहले उनके न्यूक्लियर जो एटमी एनर्जी के जो उनके एसेट्स हैं उन पे आज़रबाईजान की डिफरेंट बेसिस से ड्रोन्स ने उड़ के अटैक भी किए। सो ये इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकलेगा और अगर ये फर्दर जंग चली जैसे आप कह रहे हैं तो ये इस रीजन की जो सिक्योरिटी है और जो उसका पीस है उसके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। नईर साहब, कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नजर आती है? क्योंकि हमने देखा कि एक ब्लॉक बन चुका था जिसमें रूस, चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, ये एक ब्लॉक बन गया था और दूसरी साइड दूसरा ब्लॉक था। लेकिन अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के जो माबैन झड़प है, इसमें हमने देखा है कि रशिया और तुर्की जो है वो एक दूसरे के सामने हरीफ के तौर पे आ गए सामने। ईरान भी कुछ हमें इसी तरह की पोजीशन पे नजर आ रहा है। कोई बैनुल-अक़वामी साजिश या भाई जो रीजनल पॉलिटिक्स की बात कर रही थी नौशीन साहिबा, कुछ एलिमेंट नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, ये बड़ी गहरी बात की है आपने। और बजाय इसके कि यहाँ पर एक ऐसा मतलब ब्लॉक बन जाए जिसमें कि रशिया, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं वो मिलके और दुनिया के लिए कोई, जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसी कुव्वतों के लिए जो कि यहाँ पर अमन नहीं चाहती, कोई चैलेंज दें, तो उसके लिए ये इनको यहाँ मसरूफ़ कार रखना बड़ा ज़रूरी था। और अभी ये जो बात की जा रही है अक्टूबर सरप्राइज की, अमेरिका से ये खबर निकली है कि 2 उन्होंने अपने जो फ्लोटिलाज हैं, नेवल फ्लोटिलाज, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ फिर उनके जो दूसरे जहाज होते हैं वो लाके ईरान के सामने खड़े कर दिए। बहुत हद तक ये नजर आ रहा है कि या तो ईरान पे कुछ होगा और दूसरी तरफ मुझे इंडिया का भी ये शक है कि इंडिया डेफिनेटली ये जो इलेक्शन होने जा रहा है बिहार का एंड अक्टूबर में, तो इससे पहले कि चाइना के साथ वो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहेंगे कि सरप्राइज दे के और कुछ एरिया उनसे मतलब अपने कब्जे में ले लें। अच्छा। तो दुनिया जो है इस वक्त इस मतलब खित्ते में मैं देख रहा हूँ, अगर आप वहाँ से शुरू हो जाएं, ईरान और फिर ये आज़रबाईजान और ये इधर इंडिया और पाकिस्तान का भी मैं समझता हूँ कि रोल है। और पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को सपोर्ट साफ नजर आई है, यूक्रेन ने किया है, इसराइल ने किया है और तुर्की ने किया है। ये वो और सीरिया से भी कह रहे हैं कि लोग गए हैं,
कंफर्म नहीं है। तो ये जो एक अजीब सा यहाँ पे जिसे कहते हैं खिचड़ी सी बन गई है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जो दूसरे खित्ते में तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, यहाँ पर लेकिन आके वो अजरबैजान की मदद कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे इलाकों में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो यहाँ पर आकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है, स्पेशली ईरान के लिए। मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत ही गंभीर हो गए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने भी हंगामी इजलास किया सिक्योरिटी काउंसिल का, और कुछ सवालात उस हवाले से भी करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नौशीन साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशन ने ये जो मुतनाज़ा इलाका है अज़रबैजान का हिस्सा करार दिया और आर्मीनिया की फौज को मकबूजा फौज कहा। 8 करारदादे आ चुके, लेकिन इसके बावजूद जो है आर्मीनिया जो है वो ये कब्जा नहीं छोड़ रहा है। उसको किसकी सपोर्ट हो सकती है? देखिए, वही बात जो अभी पहले हो रही है कि मेजर पावर्स के इंटरेस्ट यहाँ पे हमें बहुत डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखिए कि आर्मीनिया ने तो ये कहा है, आर्मीनिया तो डायरेक्ट सपोर्ट करता ही नहीं है ना आर्मीनिया ने उसको, वो आर्मीनिया ये कहता है कि ये तो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं और हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। तो और आर्मीनिया इटसेल्फ उसने इंटरनेशनल पोजीशन ये ली हुई है कि करता नहीं है और उसको ऑटोनोमस रिकॉग्नाइज। तो प्रॉब्लम ये है कि अब पीछे से, जैसे अभी पहले भी ये बात हो रही थी और मैंने अपने पहले सेगमेंट में ये बात कही थी कि सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से मैंने ये खदशा शो किया कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, देखिए जिस तरह के इंटरेस्ट यानी आप ये कह रही हैं नौशीन साहबा कि यही जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये इशू कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और शायद किया जा रहा है, जिसके पीछे देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की आपने बात की ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहूंगी, लेकिन हम अज्यूम तो कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट ये नहीं है कि जो ये नया ब्लॉक यहाँ पे एक हमें इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें टर्की है, चाइना है, ईरान है, इवन रशिया, ये अगर काम करता है तो आप देखिए कि सुपरमेसी किससे खत्म होती है, यूनाइटेड स्टेट्स से खत्म होती है। अहम बात ये है कि देखिए अज़रबैजान में इजराइल कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। सही। और इजराइल की सपोर्ट की वजह से रीजनल सिचुएशन बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गई है, क्योंकि जो हिस्टोरिकली अलाए हैं एक दूसरे के साथ और अब ऑन दी सरफेस काम कर रहे थे, उनको दूसरी पोजीशन लेना पड़ेगी। आप सोचते हैं कि ईरान और टर्की को जो स्ट्रेटेजिक एक कंपल्शन होती है उसके तहत डिफरेंट पोजीशन पे जाना पड़ेगा। फिर अहम बात ये है क्योंकि पाकिस्तान अज़रबैजान के रोल को सपोर्ट कर रहा है हिस्टोरिकली, तो आर्मीनिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। सही। और इवन यूनाइटेड नेशंस में आर्मीनिया ने पाकिस्तान की बहुत सारी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। तो आप फिर यूनाइटेड नेशंस की भी एक मजबूरी देखें, ये है कि यूनाइटेड नेशंस अगर सिक्योरिटी काउंसिल भी बहुत एक्टिव नहीं होती है तो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म उसका बहुत वीक है। अब अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 हैं, अगर उनकी सपोर्ट ना हो, उनमें से किसी एक की भी सपोर्ट ना हो, तो इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं सकती पॉलिसी। तो फिलहाल तो हमें उनके इंटरेस्ट में नजर नहीं आ रहा। मैंने स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स की बात की। अगर उनका स्टेट ये है कि इस रीजन को वॉलेटाइल ही रखना है, तो मुझे तो अब इस वक्त ये एक आप देखिए ना, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ है। तो ऑल ऑफ दी सडन कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होने की क्या वजूहात हैं? और फिर मोरल ग्राउंड से तो अब देखिए इंटरनेशनल सियासत में तो ये माहौल ही नहीं रहा है कि मोरल ग्राउंड पे बात की जाए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो नई पावर इक्वेशन डेवलप हो रही है उसमें ये पीछे से मेजर पावर्स भी हैं कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। ठीक। और इसी वजह से हमें यूनाइटेड नेशंस की पोजीशन भी वीक नजर आ रही है। ठीक है। इब्ने हसन साहब, अब ये जो आज अमेरिका और ईरान ने भी कहा है कि इस पे मुज़ाकरात होने चाहिए या जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन जंगबंदी पर इत्तेफाक तो पहले भी ये दोनों ममालिक कर चुके हैं, लेकिन पुरअमन मुआहदे तक क्यों नहीं पहुंच सके? इसमें मेरा ख्याल है कि जो आपका क्वेश्चन है, अगर उसका मुख्तसर जवाब दिया जाए तो आलमी बरादरी ने जो है और आलमी इदारों ने अपना रोल प्ले नहीं किया।
प्रॉपर वर्क नहीं किया किसी ने। मिन्स्क ग्रुप के बारे में जिसकी ओनली जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना था, वो भी अपनी जिम्मेदारी, उसमें 13 कंट्रीज उसके मेंबर हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस उसके मुश्तरका चेयरमैन हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके। देखें, इसमें एक बात की यहाँ भी मेहमानों ने कि जो आर्मेनिया की पोजीशन है कराबाग और गोर्नो के इस पे मामले पे, वो पोजीशन जो है वो भी यही लेता है कि ये जी कुछ अलहदगी पसंद तहरीकें या तंजीमें हैं जो लोग ये फ़ाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आर्मेनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने आज भी जो है पाशनियान साहब ने कहा है कि हम जो है आर्मेनिया को बाकायदा जो है वो तस्लीम करने जा रहे हैं एज ए स्टेट, और उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि आर्मेनिया हमारा हिस्सा है, कराबाग हमारा हिस्सा है आर्मेनिया का, और हम जो है कराबाग के साथ खड़े हैं और वो फाइट हो रही है। एक इसमें पॉइंट मिस हो रहा है कहीं, वो ये हो रहा है कि देखिए जो प्रोटोकॉल बिश्केक में जो है वो पास हुआ था, उसके तहत जो सीज़ फायर हुआ था जिन सरहदों और जिन बाउंड्री लाइंस पे, उन बाउंड्री लाइंस में सिर्फ कराबाग और जो है नगोर्नो नहीं था, उसमें कुछ टेरिटरी इससे हट के भी जो है वो अज़रबैजान की आर्मेनिया के कब्ज़े में चली गई थी। अभी जो रिसेंटली ये स्टार्ट हुई है वार, इसमें अज़रबैजान की वज़ारत दिफ़ा ने बाकायदा ये क्लेम किया है कि हम लोगों ने 6 जो हैं वो मुख्तलिफ़ कस्बे या इलाके जो हैं वो आज़ाद करवाए हैं इसमें। तो ये इलाके कराबाग से आज़ाद नहीं हुए, ये आर्मेनिया की गवर्नमेंट के और आर्मेनिया की आर्मी के कब्ज़े में थे। सो आर्मेनिया की पोजीशन इस पे वाज़ेह है कि वो डायरेक्ट अज़रबैजान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। वो ये नहीं कहता कि हम जो कराबाग के अलहदगी पसंदों से अलग हैं और ये तो अलहदगी पसंद है जो खुद कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन नहीं है। अभी देखिए, इसमें मैं इसको देखिए, दुनिया में होने वाले जितने भी हादसात और वाक़यात हैं ना, वो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। टर्की जो है अभी वो सीरिया में इंगेज है, उसने न सिर्फ सीरिया में उसकी फ़ौजें हैं बल्कि सीरिया की एक टेरिटरी जो है इदलिब के इर्द गिर्द और जो वो एरिया है क्योंकि टॉपिक नहीं इस प्रोग्राम का, उस पर वो काबिज है बाकायदा, और सूरिया की गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर। इसी तरह टर्की लीबिया में जो है वो अपनी फ़ौजें भेज चुका है, 2 कंट्रीज़ में वो फिज़िकली इन्वॉल्व है। अब ये तीसरे कंट्री में टर्की में कल से बातें हो रही हैं कि हम जो है कराबाग की आज़ादी के लिए जो है अज़रबैजान की सपोर्ट में फौजें हर तरह की सपोर्ट करेंगे, ये भी कहा है टर्की, हर तरह की सपोर्ट, जी हर तरह की सपोर्ट। तो यहाँ टर्की के आने का मकसद क्या हो सकता है, जबकि उसको पता है कि हमारे आर्मेनिया ने इल्जाम भी लगाया कि टर्की ने उनका लड़ाका तैयारा मार के अब तक जिस कंट्री के ऊपर कोई इल्जाम लगा है कि उसने अज़रबैजान के साथ मिलकर जारियत की है वो टर्की है आर्मेनिया की तरफ से। सो रूस, उसको पता है कि हमारे फ्रंट पे कौन आएगा, रूस आ सकता है। अभी तक तो रूस कह रहा है डायलॉग से बात करे, जो सीज फायर है आपका मई 94 वाला, उसी पे रह के आप लोग जो है इसको डायलॉग के जरिए हल करें। ईरान भी यही कह रहा है। अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले प्रेसिडेंट रूहानी ने पाशनियान को, आर्मेनियम के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके भी यही बात की। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मामला बयानात से हल नहीं होना। मेरा ख्याल है टर्की जो लीबिया में जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रशिया उसका अपोनेंट है वहाँ, और सीरिया में जो वो लास कर रहा है, टेबल पे लास कर रहा है या ऑन ग्राउंड जो उसको लास हो रहा है, वो उसके मुकाबले में यहाँ प्रेशर डेवलप करके वहाँ कुछ गेन करना चाहता है। ये मेरा एक ज़ाती राय है कि टर्की की इसमें एंगेजमेंट के पीछे ये आदाफ हो सकते हैं कि वो इसको कनेक्ट करे लीबिया की वार के साथ और सीरिया की वार के साथ, क्योंकि उसको पता है मेरे फ्रंट पर रूस ने आना है। लेकिन दूसरी तरफ से जो ईरान की पोजीशन है, ईरान के लिए सूरत हाल बड़ी खतरनाक बन गई है। वो एक रीजनल पावर के तौर पे इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिसको कंसर्न और तशवीश है इस इशू पे, वो ईरान है। आई थिंक हुआ क्या है कि सूरिया से जो 4000 के करीब टेररिस्ट की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट थी कि पहले 150 टेररिस्ट का ग्रुप जो है वो जो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद जो फ्री सीरियन आर्मी के नाम से सीरिया में लड़ते रहे हैं, उनका 150 अफराद का ग्रुप जो है वो इधर अज़रबैजान में बाकू एयरपोर्ट पे उतारा गया है और टर्किश एयरलाइन के ज़रिए आया और यहाँ से वो लोग कराबाग की आज़ादी के लिए इंगेज हो रहे हैं। और इसी तरह एक रिपोर्ट आ रही है कि 2000 के करीब है, बाकायदा इनके वीडियोज़ आ चुकी हैं। और इस तशवीश से ईरान ने अज़रबैजान और टर्की को बाकायदा आगाह कर दिया है। तो ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, और फिर जो इसराइल का आके यहाँ बैठ जाना, और नक्शमान में जो खुद इसराइल को एक बेस के बारे में ये भी कहा जाता है
कि एक बेस जो है वो बाकायदा इसराइल के पास है अज़रबैजान की, और उससे जो है वो इसराइल इसको सपोर्ट कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है जो भी इसमें। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। ईरान इस इशू को इस अंदाज से भी देख रहा है। ओवरऑल इस वक्त जो मेरा ख्याल है आलमी ताकतें हैं जिनका ये इस आप तो टोटल इशू को ना 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में भी इसको आप देख सकते हैं। एक इसका हिस्टोरिकल है जिस पे मोहतरम मेहमानों ने बात भी की, रीजनल भी। एक जो इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ना, वो यही बात जो अभी नयरुद्दीन साहब ने भी की कि जो ब्लॉक शिफ्टिंग, देखिए दुनिया में इस वक्त जो है ना एक पावर शिफ्टिंग के फेज में है दुनिया जो है। ये एक ऐसा मरहला है, बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। देखिए ये मरहल तय तब होते हैं जब मसलन पहले ये मरहला तय हो रहा था, पावर शिफ्टिंग हो रही थी दुनिया में, तो पहली आलमी जंग हुई थी, दूसरी दफ़ा पावर शिफ्टिंग हुई, दूसरी आलमी जंग हुई, अब भी पावर शिफ्टिंग हो रही है। तो ऐन मुमकिन है इस पावर शिफ्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसी जंग की ज़रूरत हो। तो ये खित्ते में ये जो डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो नैयर साहब, आप इसे सेकंड करते हैं कि ये पावर शिफ्टिंग में ये खित्ता जो है एक बड़े पैमाने पर जंग के दायरे पर आ जाएगा? जी बिल्कुल ना सिर्फ आ जाएगा बल्कि ऑलरेडी आ चुका है। और ये सारी जो एक तरह से सफबंदी जो है ये एक चेस की गेम चल रही है, और इसमें ये नगोर्नो काराबाग में या आर्मीनिया और अज़रबैजान में ये जो इस वक्त झड़पें हो रही हैं या जंग हो रही है, ये कोई वन ऑफ वाक़या नहीं है। ये ऑर्गेनाइज जैसे क्राइम कहते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज्ड एक अटेम्प्ट है कि आपने यहाँ पर लाके और मुख्तलिफ ताकतों को उलझा देना है, खासतौर पे टर्की को उलझाने के लिए, क्योंकि टर्की जो है ऑलरेडी 2 जगह पर है और ग्रीस को भी वो आंखें दिखा रहा था। तो टर्की को ये चीज समझ नहीं आ रही? टर्की को बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन ये कि बाज़ दफा आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आप मेरा मतलब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता। तो टर्की के पास यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए टर्की। और फिर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की भी मैं समझता हूँ कि अगर मादी नहीं तो कम से कम अखलाकी पूरी हिमायत हासिल है जी। और इंडिया वाले तो इतने चालाक हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि टर्की के चूंकि बहुत सारे पायलट्स अरेस्ट हो गए थे, तो उनके F-16 को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मामला जो है, इंडिया हालांकि उस वाक़े से दूर है बहुत, लेकिन इंडिया ने भी वहाँ पर अपनी शरारतों से बाज नहीं आना, और इनकी कोशिश यही है कि इन मुल्कों को। नैयर साहब, इंडिया का मुफाद क्या है आर्मीनिया को सपोर्ट करने में? ये एक ना सारी तवज्जो उधर चली जाए, आप मेरी बात समझ रही, ताकि फिर इसमें इंडिया का मफाद जो है ना, बाज नजदीक के मफाद होते हैं, बाज दूरस्थ मफाद होते हैं। अब यहाँ पे इसराइल देखें, कभी तो उसने मुसलमानों को सपोर्ट ही किया, लेकिन अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। इसमें भी तो कोई ना कोई उनकी मसलियत होगी ना, वरना क्यों ना वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि जो पानी के ऊपर है उसके बहुत ज्यादा कुछ पानी के नीचे है। तो जिस तरह आपने पहले ये बात की थी कि दिस इज ए लार्जर गेम, दिस इज नॉट ए समथिंग वन ऑफ, कहीं पर एक इंसिडेंट हो गया और फ्रिक्शन हो गई, ये डिलिबरेटली इस शोले को यहाँ भड़काया गया। ठीक है नौशीद साहब, पाकिस्तान के हवाले से जो हमने अब तक स्टेटमेंट सुनी, बड़ी क्लियर वो स्टैंड कर रहा है अज़रबैजान के लिए। पाकिस्तान का अपना क्या मुफाद होगा अज़रबैजान को सपोर्ट करने में? तो बात यह है कि पाकिस्तान, टर्की ने बहुत ही आउटराइटली सपोर्ट किया है अज़रबैजान को, और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के इशू पे। तो एक तो टेरिटोरियल, इसका मतलब है ओब्लाइज कर रहा है पाकिस्तान टर्की, ओब्लाइज कर बिल्कुल। और शुरू से ही पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है वो इन अलायंस विद टर्की ली है। सेकेंडली मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान एसोसिएट करता है खुद को। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, और हसन साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। देखिए, मैं जो बात कर रही थी ना कि आर्मेनिया कह रहा है, वो तो लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से कर रही थी। ओपनली तो दोनों कंट्रीज आर एट वॉर विद वन अनदर। फिर एक अहम बात यह है कि देखिए, टर्की की एक तो मजबूरी, नैयर साहब ने कहा कि मजबूरी भी है कि आपको शामिल होना पड़ता है। टर्की को आप देखिए कि गुज़िश्ता 1-2 सालों से हमें टर्की असर्टिव मूड में नजर आ रहा है। और फिर आप ये देखिए कि 2023 के बाद जब टर्की पे जो ट्रीटी ऑफ लुज़ैन साइन, मुआहिदा खत्म होगा जी, वो मुआहिदा खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद टर्की अपना एक रीजनल रोल भी रिवाइज कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसका तीसरा पर्सपेक्टिव है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो बहुत अहम है।
फिर आप ही देखिए कि कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद में मैं तो ये समझती हूँ कि जितने न्यू ट्रेंड वो इसी रीजन से इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमें ये बात भी समझने की जरूरत है कि एक एरा यहाँ पे एक एरा की पॉलिटिक्स खत्म हुई है और अब एशियस से दूसरे एरा की पॉलिटिक्स जनरेट हो रही है। तो पावर शिफ्टिंग तो बड़े पैमाने पर है, लेकिन मैं नहीं समझती कि देखिए अभी कोरोना वायरस के बाद से स्पेशली आप देखिए कितना ग्लोबल रोशिन इसको इस तरह पे इंटरलिंक किया जा सकता है जैसे कि स्प्रिंगफील्ड हुआ था, उसके बाद ये अब सेंट्रल एशिया में इस तरह की ये वेव चल रही है, जो इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम? हाँ हम बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं तो यही समझती हूँ कि सारे जो इवेंट्स हैं वो रेवोल्यूशन रिएक्शनरी भी हैं और इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक भी बराह रास्त इन्वॉल्व हो रहे हैं, बराह रास्त इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मुझे यही खतरा बार बार है कि ये जो टाइमिंग है कॉन्फ्लिक्ट की, देखिए टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट होती है हर इशू में। तो इस वक्त की जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई नई चीजें इकट्ठे इवॉल्व हो रही हैं और हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना होगा। अब जो आप पाकिस्तान की पोजीशन की बात कर रही है, देखिए पाकिस्तान भी आइसोलेटेड खड़ा है, बहुत सारे फ्रंट पे आप देखते हैं पाकिस्तान को कितना प्रेशर है। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत का अंदाजा आप सबको है बहुत अच्छी तरीके से। तो हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इवॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, तो हम अपने हिस्टोरिकल जो हमारे फ्रेंड्स हैं हम उनको नाराज नहीं कर सकते और हमारा स्ट्रेटेजिक मफाद भी है। आप देखें ना सर, पाकिस्तान की तो सारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया और कश्मीर इशू के गिर्द घूमती है, बाकी चीजें तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें तो ये रीजनल एक अलायंस की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही है और नज़र यही आ रहा है कि ये जो एक लार्जर गेम नज़र आ रहा है हमें, और आलमी सतह पर इस तशवीश में भी इजाफा हुआ है कि ये सिर्फ आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ही झड़प नहीं रहेगी, बल्कि बराह रास्त इसमें और भी मुल्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। शाज़िया खान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।